अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि Node.js एक फ्रेमवर्क है, और मैंने ये भी बताया था कि फ्रेमवर्क क्या होता है जो अपनी चीज़ों को आसान बनाता है, जिसके अंदर राउट वगैरह वाली ये चीज़ एग्जाम्पल के लिए बताया, राउट की, मॉडल की, डाटाबेस की, जो भी चीज़ें पहले से इंक्लूड है, पर उसमें मेहनत करने की जरूरत है, इसको कोड पहले से लिखना। नहीं तो अगर प्योर कोर लैंग्वेज के अंदर, जो कोर लैंग्वेज होती है जैसे PHP, C++, कोर लैंग्वेज के अंदर आप उसको लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको। पहले तो मैंने ये बताया था कि Node.js एक फ्रेमवर्क है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि Node.js एक फ्रेमवर्क नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Node.js एक फ्रेमवर्क नहीं, ठीक है, Node.js एक फ्रेमवर्क नहीं, ये राइट चीज। अभी मेरे को भी नहीं पता था, जितने भी डेवलपर्स हैं ना अभी तक के जितने भी डेवलपर्स हैं वो यही मानते हैं कि Node.js एक फ्रेमवर्क है, क्योंकि Node.js क्या करता है, अपने काम को आसान बनाता है, ठीक। लेकिन ये फ्रेमवर्क नहीं है। अब बताऊँ फ्रेमवर्क क्यों नहीं है और क्या उसके अंदर फ्रेमवर्क वाली चीज़ आती है। Node.js एक फ्रेमवर्क नहीं है। Node.js सिर्फ क्या करता है, जो क्रोम के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है उसको अपन लोग जावास्क्रिप्ट के इंजन को बाहर भी एक्सेस करना, तो पहले एक्सेस नहीं कर सकते थे, सिर्फ क्रोम के अंदर ही था जावास्क्रिप्ट के इंजन। तो कोई दूसरा कोई एक डेवलपर आया, नाम मेरे को पता नहीं, देख लेना आप गूगल में, उस डेवलपर ने क्या करा, उस Node.js के इंजन को वहाँ से बाहर निकाला, उसको सिस्टम में डालने की कोशिश की। उस Node.js के जो भी इंजन है, जो कंपाइलर मान लो एक तरीके से, उसको अपने सिस्टम में उठा के डाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, जैसे सी को कंपाइल करते हैं, सी को चलाते हैं, वैसे ही अपन जावास्क्रिप्ट के कोड को भी हम लिख सकते हैं। अब मैं जावास्क्रिप्ट को Node.js को ही क्यों यूज ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक सर्वर साइड, एक होती है सर्वर साइड और एक होती है कमांड साइड, वो क्लाइंट साइड, ठीक है। ये दो चीज़ होती है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। तो यहाँ पर अपन ने सर्वर साइड पे मान लो पाइथन में कोड लिखा है, पाइथन में कोड लिखा है। यहाँ पर जब अपन को क्लाइंट साइड में मान लो वेबसाइट है, उसको एक्सेस करना है, उस कोड को जो भी भेजा है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्रोम के अंदर तो कोई भी पाइथन तो कंपाइलर ही नहीं है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही कंपाइलर, तो कोई कंपाइलर नहीं है। तो दो लैंग्वेज पढ़ने से अच्छा है अपन एक ही लैंग्वेज देखें, बेनिफिट रहेगा, ठीक है। एक ही लैंग्वेज देखें, तो ये लैंग्वेज आती है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिख सकते हो, एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आपको, इसलिए अपन को Node.js लेना पड़ रहा है। मैं इसलिए यहाँ पर Node.js ले रहा हूँ, नहीं मैं आपको किसी दूसरी चीज़ से भी समझा सकता, ठीक है। अपन यहाँ पर काम आसान रहेगी। अब ये फ्रेमवर्क नहीं, क्यों नहीं है फ्रेमवर्क, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपाइलर मान लो, कंपाइलर है, जावास्क्रिप्ट का एक इंजन है। अब फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, Node.js के अंदर कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि राउट के लिए, राउट मैनेजमेंट के लिए अपन कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो इसके अंदर एक फ्रेमवर्क आता है जो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करेंगे, npm से उसको इंस्टॉल करेंगे, नॉट पैकेज मैनेजर। इस फ्रेमवर्क का नाम है Express.js। इसको इंस्टॉल करेंगे अपन npm से। ये अपना किस चीज़ में हेल्प करेगा, पॉपुलर है ये वाला फ्रेमवर्क ज़्यादातर, वैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क और भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लेते हैं 70 से 80% जो डेवलपर यूज लेते हैं वो Express.js को ही यूज करते हैं फ्रेमवर्क के लिए। किस चीज़ के लिए काम आएगा, राउट मैनेजमेंट के लिए, राउट मैनेजमेंट के लिए, सीजन के लिए। सीजन क्या होता है मैं बताऊँगा, सीजन होता है लॉगिन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, कि अपन को कैसे पता चल रहा है कि भाई लॉगिन है यूजर, ID पासवर्ड डाला, बाद में भी अपन आ रहे हैं तब भी वो लॉगिन ही है, वापस लॉगिन नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए वो सीजन काम करेंगे। वो सारी चीज़ें इस Express.js के अंदर है। अब ये होता है यहाँ पर फ्रेमवर्क, ये है यहाँ पर फ्रेमवर्क। Node.js एक फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक, ये यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है। राउट के लिए अपन काम में लेंगे Express.js, अपन को यहाँ पर मैं काम में लूँगा MongoDB। क्यों काम में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर MySQL भी काम में ले सकता था, मैं यहाँ पर MongoDB यहाँ पर प्रेफर इसलिए करता हूँ आपको, क्योंकि MongoDB में क्या होगा, जब आप लिखोगे ना ID जो आपका विजुअल कोड स्टूडियो है उसके अंदर सजेशन आ जाएंगे, क्योंकि ये NoSQL के एलिमेंट्स को यूज लेता है, इसके अंदर सजेशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन जब आप MySQL को यूज लोगे तो वो काम करता है SQL के ऊपर, और SQL को टाइम लिखना होता है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर लिखना होता है, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सजेशन आएगा नहीं आपके पास, तो आपको कोड लिखने में थोड़ा लेंथ भी पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैं MySQL को यूज नहीं ले रहा, यहाँ पर MongoDB को यूज ले रहा हूँ। अब MongoDB को यूज लेना मेरे को, MongoDB, ठीक, इसको यूज लेना। इसके लिए इसके अंदर एक चीज़ है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मोंगोस करके, ऐसी मोंगोस, ये मोंगोस करके आपको चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये दो चीज़ें। अब मेरे को क्या करना है कि इसके अंदर यहाँ से क्लाइंट साइड से मैंने एक फॉर्म भेजा था, फॉर्म का डाटा यहाँ पर आया, Node.js के अंदर डाटा आया, लेकिन अपन उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। उस
उसके लिए हमको क्या काम में लेना पड़ेगा, बॉडी पार्ट, क्योंकि जो डाटा आता है रिक्वेस्ट का तो किसमें आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। उस बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको एक्सेस करना है। अभी आप बिना उसको लिखे डायरेक्ट ऐसे करके देखना, कंसोल लॉग करना, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग करना और यहाँ पर आप लिखना रिक्वेस्ट के साथ आएगा। तो रिक्वेस्ट यहाँ पर एक चीज़ होती है, अभी आएगी मैं बताऊँगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी के अंदर जो भी कुछ है वो यहाँ पर आना चाहिए था, प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा, अनडिफाइंड बताएगा। यहाँ पर लिखा है अनडिफाइंड, शायद वो तो क्या करता है वैसे अनडिफाइंड लिया है, यहाँ पर अनडिफाइंड लिखा है इसकी जगह। तो प्रिंट करवाओगे इसको, मतलब कंसोल लॉग क्या है, मतलब प्रिंट करवाने के लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखोगे, अनडिफाइंड है क्योंकि इस रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी नहीं, बॉडी तो है लेकिन अपने यहाँ पर रीड नहीं कर पा रहे इसमें। उसको रीड करने के लिए Node.js के अंदर एक चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कि जाने है पहले से ही वो कन्फर्म नहीं, इसका नाम है आपको बॉडी पार्सर। ठीक, इसको आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा या फिर इसके अंदर इंक्लूड करवाना पड़ेगा, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, एक्सप्रेस.js राउट के लिए तो है ही है, एक्सप्रेस.js से आप डायरेक्ट सर्वर भी चला सकते हो, सर्वर को रन करवाना है वो कैसे करवाओगे, एक्सप्रेस.js से, एक्सप्रेस.js सर्वर को रन करवाएंगे क्योंकि एक्सप्रेस.js में ही तो राउट है, और राउट को ही अपन को यूजर को एक्सेस करवाना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। अब इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर चीज़ होती है। सबसे पहले तो वो चीज़ बात बताऊंगा, सबसे पहले तो Node.js का जो भी अपन को प्रोजेक्ट तैयार करना, पहले कच्चा चित्र बनाना, जो भी ड्रा प्रोजेक्ट है, मतलब कि अपन को वो चीज़ को काम में लेना ही लेना है। उसको जब काम में कैसे लेंगे, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाना है, फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर अपन ऐसे नहीं बनाएंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पर राइट क्लिक करा फोल्डर बना दिया, नया फोल्डर ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे। फोल्डर देखो कैसे क्रिएट करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया वो तो चलो फोल्डर तो आप डायरेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें वो कैसे इंस्टॉल होगी, आप उसके लिए लिखना पड़ेगा npm init नोड का अगर आपको सर्वर बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा npm init क्यों लिखना है, npm नोड पैकेज मैनेजर क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा पहले एक प्रोजेक्ट आपके लिए, जो भी है ड्रा प्रोजेक्ट जो होता है वो आपको बना के देगा। कैसे, अभी ये चीज़ें बनाने से पहले कुछ चीज़ें पूछेगा, क्या क्या चीज़ें पूछेगा, पहली बात तो पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम पूछेगा और ये कोष्टक में प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ आएगा। वो प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, जो आपका फोल्डर का नेम है, ये सजेस्ट करेगा कि जो फोल्डर का नेम है क्या वही आपका प्रोजेक्ट का नेम है, अगर है तो यहाँ पे खाली छोड़ दो, एंटर मार दो, वही प्रोजेक्ट का नेम हो जाएगा। अगर दूसरा नाम है, कोई फोल्डर का कोई दूसरा नाम था, तो यहाँ पर आपको उसका नाम डालना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पूछेगा, वर्जन पूछेगा, तरह तरह की चीज़ें पूछेगा, यहाँ पर सारी फिल कर दो आप, 5-10 की चीज़ें पूछेगा कुछ। अगर आपको नहीं भी करनी है, वो खाली छोड़नी है, आप चाहते हो कि बाद में कर लूँगा, तो उसके लिए सारी चीज़ों पे एंटर मारते चले जाओ, कच्चा चित्र बन क्या जाएगा, डिटेल्स के अंदर फिल नहीं होगी। ठीक है, बाद में आप फिल कर सकते हो, यहाँ पर जो भी चीज़ पूछेगा वो आप भर दो। ठीक, ये इससे क्या था, इसके अंदर ऑथर वगैरह, ऑथर का नाम पूछेगा, ईमेल एड्रेस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर पूछेगा, एक चीज़ बन के तैयार होगी, उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके पास, 2 चीज़ें आएंगी, एक आ जाएगा पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन। ठीक, अभी पैकेज डॉट जेसन क्या है, पैकेज से पता चल रहा है इसके अंदर पैकेज नहीं है, ये फाइल है। डॉट जेसन से तो पता चल रहा है कौन सी फाइल है, एक जेसन फाइल है, एक जेसन फाइल है, मतलब इसके अंदर जेसन का कोड लिखा हुआ है। जेसन का तो सिंपल सा कोड है, कुछ भी एक छोटा सा कोड है, ऐसे करके रहता है, बता दूँ आप जेसन कोड कैसे, जेसन का कोड इसके अंदर लिखा हो। तो इस पैकेज के अंदर जो आपने इनिशियलाइज करा था प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल यहाँ पर मिलेगी आपको, जो भी आपने बना था, नाम, प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन वगैरह जो भी कुछ है वो इसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। इसके अंदर उसके अलावा 2 चीज़ और मिलेंगी, एक मिलेगी डिपेंडेंसीज और एक मिलेगी डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है, डेव डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि अपना प्रोजेक्ट कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे अपना प्रोजेक्ट एक्सप्रेस.js पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अभी नहीं लिखा हुआ है एक्सप्रेस.js, आप जब लिखोगे यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस.js इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। कौन से फोल्डर के अंदर, किसी के ऊपर फोल्डर मान लो, ये नोड
मॉड्यूल्स, इसके अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको खोल के नहीं देखना, हो गया होगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा ना तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा एक्सप्रेसिव्स। मान लो आपने मोंगोज भी इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर मोंगोज भी लिखा हुआ है, और कुछ इंस्टॉल कर रखा है तो डिपेंडेंसीज के अंदर। अब ये देव डिपेंडेंसीज क्या है? देव डिपेंडेंसीज का मतलब है डेवलपमेंट, देव का मतलब है डेवलपमेंट। एक होती है चीज प्रोडक्शन और एक होती है डेवलपमेंट। पता होगा, एक्सप्लेन होगा बाद की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन क्या है। अभी के लिए समझो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब चीज आप बना रहे हो, अभी बना रहे हो, अभी रनिंग में है, आपको आपको बनाएंगे, वो होती है डेवलपमेंट। और प्रोडक्शन क्या है? बन चुकी है, अब डालनी है सर्वर पर, बस अपलोड करना है, इसको चलाना है। डेवलपमेंट करने मतलब अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो डेवलपमेंट में काम आएंगी। तो डेवलपमेंट में देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल की क्या चीज़ काम में आएगी, ये चीज़ काम में आएगी ही आएगी। नहीं काम में नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। नॉर्मल क्यों काम में रहेगा? सर्वर है, अपन ने बनाया, इंडेक्स के अंदर कुछ लिखा, सर्वर चालू हो गया, कमांड लिखी सर्वर चालू। अब अपन ने क्या करा, इंडेक्स वाली फाइल है तो कुछ चेंज करा, माइनर चेंज। मान लो कंसोल लॉग में ई की जगह पी प्रिंट करवाना था, तो ई की जगह पी लिखा, तो अपन ने लिख दिया, तो ऑटोमेटिक सर्वर रिलोड नहीं होगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वर को क्लोज करना पड़ेगा, फिर सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम लगा, क्योंकि भाई इतना सा चेंज करा था मैंने, और उसके लिए पहले मैं सर्वर को बंद करूँ और फिर मैं सर्वर को दोबारा से चालू करूँ। ऐसा नहीं करना अपन को। उसके लिए अपन को एक पैकेज इंस्टॉल करना है। कहाँ इंस्टॉल करना है? देव डिपेंडेंसी के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रोफेशनल वे ये है कि आप इसको देव डिपेंडेंसी के अंदर इंस्टॉल करो। ठीक है, मैं बताऊँगा देव में भी कैसे करना है। नॉर्मल आपने डाला, इसके अंदर नॉर्मल लिखा, नॉर्मल इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल नॉर्मल लिखोगे, नॉर्मल इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये वाला पैकेज, जब भी आप कोई भी चीज़ चेंज करोगे, ई की जगह पी करा, तो सर्वर को क्लोज करके आपको मैन्युअली से क्लोज करके और चलाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, जैसे आप सेव करोगे फाइल को, चेंज करके जैसे सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्लोज होके और वापस स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए ये काम लेते हैं। ये किस चीज़ की डिपेंडेंसी हुई? डेवलपमेंट की। फिर डेवलपमेंट में तो चेंज करेंगे आप, प्रोडक्शन में चले गए तो आप कोड थोड़ी चेंज करोगे। तो ये होती है डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी, नॉट मोर। ठीक है, अब चलो मैं आपको कल बताऊंगा आगे की चीज। तो अभी मैं आपको ये लैपटॉप के अंदर दिखा देता हूँ, कैसे कैसे चलेगी, फिर आपको बाकी की चीज कल बताऊंगा।